नमस्कार। आज है 19 जून, दिन गुरुवार। ये बीबीसी हिंदी का पॉडकास्ट दिन भर, पूरा दिन पूरी खबर है। मेरा नाम है सारिका सिंह। और मैं हूं सिमरनप्रीत कौर। इजराइल के अस्पताल पर ईरान का मिसाइल हमला, नेतन्याहू बोले कीमत चुकानी होगी। बताएंगे क्या है हमले के बाद इजराइल में हालात। इजरायली सरकार ने इन अस्पतालों को निर्देश दे रखा था कि मरीजों को जहां तक हो सके उन्हें अंडरग्राउंड जो फैसिलिटी है उसमें उनका इलाज किया जाए। ईरान को लेकर क्या है राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का प्लान, क्या हो सकता है उनका अगला कदम, जानेंगे। वहाँ के हालात बहुत वर्स्ट हैं। वहाँ के लोगों के लिए भी, वहाँ छोटे छोटे बच्चे हैं, वो भी सफर कर रहे हैं। हालात जो हैं बिगड़ते जा रहे हैं। पहले तो स्टार्ट जो वॉर स्लो था, लेकिन अब जो है वो बहुत हालात खराब होते जा रहे हैं। ये भी बताएंगे ईरान से वापस आए भारतीय छात्रों ने बताया क्या है वहाँ का हाल। लेकिन उससे पहले देश दुनिया का हाल सुनिए सुमरन से। गजा में सिविल डिफेंसेस एजेंसी का कहना है कि इजरायली सेना ने खान यूनिस के पास एक चैरिटी सहायता केंद्र के पास इकट्ठा कम से कम 47 लोगों को मार दिया है। इस हमले में 200 से ज्यादा लोग घायल बताए जा रहे हैं। एक प्रत्यक्षदर्शी और एक पत्रकार ने बीबीसी को बताया कि भोजन वितरण के इंतजार में जुटी भीड़ से बस थोड़ी दूर एक इजरायली ड्रोन ने 2 मिसाइलें दागी और कुछ ही देर बाद इजरायली सेना के टैंक ने गोला दागा। घटनास्थल पर वर्ल्ड फूड प्रोग्राम का गोदाम और एक रसोई भी है। रूस की अर्थव्यवस्था मंदी के कगार पर है, ये जानकारी रूस के वित्त मंत्री ने दी है। इस समय रूस के सेंट पीटर्सबर्ग में इंटरनेशनल इकोनॉमिक फोरम की बैठक हो रही है और इसी दौरान वित्त मंत्री मैक्सिमम रचतनिकोव ने कहा कि अब सब कुछ सरकार के फैसलों पर निर्भर करेगा। हालांकि रूस के सेंट्रल बैंक की गवर्नर एल्वीरा नेबियोलिन ने कहा कि जीडीपी वृद्धि दर में मौजूदा सुस्ती अर्थव्यवस्था में ओवर हीटिंग की वजह से है, लेकिन वित्त मंत्री ने अर्थव्यवस्था में ओवर कूलिंग की चेतावनी दी। शुक्रवार को इकोनॉमिक फोरम को रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन संबोधित करेंगे। अमेरिकी विदेश विभाग ने कहा है कि वो इंटरनेशनल स्टूडेंट वीजा के लिए अपॉइंटमेंट शेड्यूल करना फिर से शुरू करेगा। ये भी कहा गया है कि वीजा अप्लाई करने वाले स्टूडेंट्स के सोशल मीडिया अकाउंट्स की भी जांच की जाएगी। इसके लिए सभी आवेदकों को अपने सोशल मीडिया प्रोफाइल की प्राइवेसी सेटिंग पब्लिक करनी होगी। अमेरिकी विदेश विभाग की प्रेस रिलीज में कहा गया है कि हम अपनी वीजा स्क्रीनिंग में सभी उपलब्ध जानकारियों का इस्तेमाल करते हैं ताकि ऐसे आवेदकों की पहचान की जा सके जिन्हें अमेरिका में प्रवेश करने की मंजूरी नहीं दी जा सकती, खासकर ऐसे लोग जो राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरा हो सकते हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की ओर से पाकिस्तान के सेना प्रमुख जनरल आसिम मुनीर की मुलाकात को भारत के विपक्षी दलों ने भारतीय कूटनीति के लिए एक बड़ा झटका बताया है। कांग्रेस के नेता जयराम रमेश ने कहा कि फील्ड मार्शल आसिम मुनीर न तो किसी देश के राष्ट्राध्यक्ष हैं, न ही किसी सरकार के प्रमुख। इसके बावजूद राष्ट्रपति ट्रंप ने लंच पर आमंत्रित किया और उनकी जमकर तारीफ की। ये वही शख्स है जिसके भड़काऊ और आपत्तिजनक बयानों की पृष्ठभूमि में 22 अप्रैल को पहलगाम में बर्बर चरमपंथी हमला हुआ। ये भारतीय कूटनीति के लिए एक बड़ा झटका है। उधर कांग्रेस ने भारत पाकिस्तान के बीच संघर्ष विराम को लेकर एक बयान के जरिए सवाल खड़े किए। कांग्रेस नेता रागिनी नायक ने कहा, ये सवाल तो पूछना जरूरी है कि ट्रंप अगर कह रहे हैं आई लव पाकिस्तान, तो ये इस हद तक कहाँ हमारी विदेश नीति पहुंच गई कि वो 13-14 अब तो अनगिनत बार बोल चुके हैं कि उन्होंने समझौता करवाया और सिंदूर के साथ सौदा हुआ, ट्रेड व्यापार के जरिए करवाया। हम ये जरूर पूछेंगे कि अगर सरकार ने स्वयं स्वीकार किया कि चूक हुई थी पहलगाम आतंकी हमले में, तो किसने वो चूक की, कहाँ है वो व्यक्ति। और गुजरात के स्वास्थ्य मंत्री ऋषिकेश पटेल ने बताया है कि अहमदाबाद विमान हादसे में मारे गए 210 मृतकों का डीएनए मैच कर लिया गया है। उन्होंने बताया कि 187 शव उनके परिजनों को सौंप दिए गए हैं। पटेल ने एक्स पर पोस्ट करते हुए बताया कि बाकी बचे शव जल्द ही उनके परिजनों को सौंप दिए जाएंगे। ईरान इजराइल के संघर्ष के लगभग 1 हफ्ते हो गए हैं। दोनों देश एक दूसरे पर हमले कर रहे हैं। इसके साथ साथ धमकियों, चेतावनियों और वार पलटवार का दौर भी जारी है। ईरान ने इजराइल के आसपास कई हमले किए हैं और आज सुबह ईरान के हमले की चपेट में इजराइल का एक अस्पताल आया है जिसमें कई लोग घायल हुए हैं। इजराइल का आरोप है कि ईरान ने अपने मिसाइल हमले में अस्पताल को सीधे सीधे निशाना बनाया। इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने एक्स पर लिखा कि ईरान के चरमपंथी तानाशाहों को इसकी पूरी कीमत चुकानी होगी। उन्होंने आगे लिखा कि आज सुबह ईरान के चरमपंथी तानाशाहों ने बेशर्मी से और बेशेरबा के सोरोका अस्पताल पर नागरिक आबादी पर मिसाइलें दागीं। इसके बाद इजराइल के निशाने पर सीधे सीधे ईरान के सुप्रीम लीडर खामेनेई आए। इजराइल के रक्षा मंत्री ने धमकी दी और कहा कि ईरान के सुप्रीम लीडर का खात्मा होगा, यह जरूरी है। बाद में आयतुल्ला अली खामेनेई ने लिखा इसके जवाब में कि मैं डरता नहीं हूं। उन्होंने लिखा कि अगर दुश्मन को यह एहसास हो गया है कि आप उससे डरते हैं तो वो आपको नहीं छोड़ेंगे। लेकिन ईरान ने कहा है कि अस्पताल उनका निशाना नहीं था।
ईरान की सरकारी मीडिया का कहना है कि आज सुबह ईरान के मिसाइल हमले का टारगेट अस्पताल नहीं था। उनका टारगेट बेशेरबा में सोरोका अस्पताल के बगल में एक सैन्य ठिकाना था। इस्लामिक रिपब्लिक न्यूज़ एजेंसी के मुताबिक हमला इजरायली सेना के कमांड मुख्यालय और गावियम टेक्नोलॉजी पार्क में सेना के खुफिया शिविर पर किया गया था। इजरायल की इमरजेंसी सर्विस मैगन डेविड एडोम के मुताबिक ईरान के हमले के बाद 89 लोग घायल बताए जा रहे हैं और सोरोका मेडिकल सेंटर के डायरेक्टर जनरल शेलोमी केदेस ने कहा है कि इजरायल के साथ जब से संघर्ष शुरू हुआ था तब से हमने अस्पताल के कई डिपार्टमेंट्स को हटाना शुरू कर दिया था। यहाँ लगभग 600 मरीज हैं इस अस्पताल में और 19 से ज़्यादातर को पहले ही सुरक्षित जगहों पर रखा गया है। अस्पताल के नीचे भी इलाज की सुविधा है। अब इन हमलों के बाद इजरायल में क्या हालात हैं, इसके बारे में जानने के लिए थोड़ी देर पहले सारिका आपने बात की जेरूसलम में मौजूद वरिष्ठ पत्रकार हरिंद्र मिश्रा से। जी, इजरायली डिफेंसेस फोर्सेस के एक प्रवक्ता ने बताया है कि यहाँ पर आज 3 जगहों पर हमला हुआ है, रमत गान, होलन और बेरशेबा के उस अस्पताल में जिसका आपने जिक्र किया, सोरोका अस्पताल। बताया जा रहा है कि कुल 30 बैलिस्टिक मिसाइल जो हैं आज सुबह इजराइल पर गिरे हैं, जिसमें कि 76 लोगों के घायल होने की सूचना है। सोरोका अस्पताल में भी जितने पहले से जो वहां पर मरीज थे, जो भर्ती थे, उन्हें वहां से निकालकर इजराइल के विभिन्न शहरों में जो है वो भेजा गया है, अलग अलग अस्पतालों में। वैसे भी आपको बता दूं कि इजरायली जितने भी अस्पताल हैं उनमें तकरीबन हर अस्पताल में अंडरग्राउंड फैसिलिटी है और पहले से ही जो है इजरायली सरकार ने इन अस्पतालों को निर्देश दे रखा था कि मरीजों को जहां तक हो सके उन्हें अंडरग्राउंड जो फैसिलिटी है उसमें उनका इलाज किया जाए। इस तरह से अस्पताल पर निशाना साधा गया है और उसके बाद एकदम से इजराइल की तरफ से भी ये बयान आया है कि वहाँ के जो सुप्रीम लीडर हैं, ही डजंट हैव एनी राइट टू एग्जिस्ट। तो इस तरह का एक तरह से हार्ड बयान, क्या बिल्कुल इस हमले के बाद अब आर पार के मूड में इजराइल दिख रहा है? जी देखिए, रक्षा मंत्री इसरा काट्स ने ये बयान दिया है और उन्होंने कहा है तो पहली बार इजराइल की तरफ से जो है इस तरह का बयान खुल करके आ रहा है कि खामेनेई जो कि स्पिरिचुअल लीडर हैं, जो ईरान के टॉप लीडर हैं, उनके खात्मे की बात की जा रही है। इसके पहले तक जो है इजराइल कह रहा था कि वो 2 लक्ष्यों को लेकर के आगे बढ़ा है। एक तो उनका परमाणु कार्यक्रम जो है उसको ख़त्म करना और दूसरी तरफ उनका जो मिसाइल प्रोग्राम है उसको ख़त्म करना। और लेकिन आज जो बयान आ रहे हैं वो खुल करके खामेनेई के खिलाफ आ रहे हैं। खामेनेई की तुलना जो है वो हिटलर के साथ की गई है और ये कहा जा रहा है कि ये युद्ध अपराध है जो ईरान की तरफ से किया गया है। जिस तरह से अस्पताल पर जहां पर मरीजों का इलाज हो रहा था वहां पर किसी तरह का कोई मिलिट्री फैसिलिटी नहीं था, ना तो उसके करीब कोई मिलिट्री फैसिलिटी था। तो ऐसे में ये जो हमला है इसको युद्ध अपराध बताया जा रहा है, वॉर क्राइम बताया जा रहा है और कहा जा रहा है कि इसकी वजह से जो ईरान का जो नेतृत्व है अब उसको भी बचे रहने का जो है कोई अधिकार प्राप्त नहीं है। जिस तरह से वहां पर एरियल डिफेंस सिस्टम को तोड़ दिया गया और वहां पर इजरायली जो जेट्स हैं वो चारों तरफ आसमान में दिखाई दे रही हैं, उससे साफ जाहिर है कि इजरायल की तरफ से युद्ध का आगाज तो कब का हो चुका है और ये युद्ध जो है आगे चलेगा। इस बीच वहाँ के लोगों से जुड़ा मेरा ये सवाल आने वाला था कि वो लोग किस हाल में हैं, क्या कह रहे हैं, उन्हें एहतियात के, बचाव के किस तरफ के उपाय बताए जा रहे हैं, या वो इन एक दूसरे की तरफ जो हमले हो रहे हैं उसे लेके क्या कह रहे हैं? जी देखें, सबसे पहले तो यहाँ जो होम फ्रंट कमांडर हैं उनके तरफ से ये बयान आया है कि आज जितने लोग घायल हुए हैं तकरीबन वो लोग हैं जिन्होंने सुरक्षित घरों का सहारा नहीं लिया, वो वहां पर जाकर के उन्होंने शरण नहीं लिया चेतावनी के बावजूद, ऐसा उनका मानना है। दूसरी बात जो है वो जहां तक समर्थन का सवाल है तो यहां पर एक फर्क नजर आ रहा है। यहां पर कुछ सर्वेज हुए हैं जिसमें कि ये कहा जा रहा है कि जहां तक यहूदी आबादी का सवाल है तो अभी भी इतनी तकलीफ के बाद और यहां पर इतने मिसाइल्स गिरने के बावजूद यहूदी आबादी जो है वो सरकार के साथ पूरी तरह से खड़ी नजर आ रही है और उसका ये मानना है कि ईरान की तरफ से जिस तरह के बयान आते रहे हैं, जिस तरह की धमकियां आती रही हैं और ईरान जिस तरह से इजराइल को वाइप आउट करने की बात करता रहा है, यानी कि इसके अस्तित्व को खत्म करने की बात करता रहा है, तो ऐसे में अगर अभी बगैर न्यूक्स के यहां पर मिसाइल्स गिर रहे हैं तो अगर न्यूक्स के साथ अगर मिसाइल गिरते हैं तो जाहिर है कि इजराइल का अस्तित्व जो है वो खतरे में आ जाएगा। तो समर्थन जो है वो सरकार को पूरी तरह से यहूदी आबादी का प्राप्त है। लेकिन देखा यह जा रहा है कि जहां तक अरब आबादी का सवाल है और यहां पर तकरीबन 20% जो है आबादी अरबों की है इजराइल के अंदर, वहां पर जो है इस आक्रमण के लिए
इजरायली हमलों जो चल रहे हैं उसके लिए समर्थन काफ़ी कम देखा जा रहा है। तकरीबन 22 से 25% ही सिर्फ अरब आबादी इसके साथ खड़ी नजर आ रही है, और उसमें भी आधे लोग ये कह रहे हैं कि इसका टाइमिंग जो है वो सही नहीं है, क्योंकि इजराइल जिस तरह से बाकी फ्रंट्स पर जो है उसका सामना है जंग का, उसके मद्देनज़र ये समय सही नहीं है ईरान पर हमला करने के लिए। इजराइल ईरान संघर्ष के बीच इजरायली क्या हालात हैं बता रहे थे जेरूसलम में मौजूद पत्रकार हरेंद्र मिश्रा। और इस बीच हमले दोनों ओर से जारी हैं। ईरान के हमले की जद में जहां इजराइल का एक अस्पताल आया है, वहीं इजराइल के हमले में ईरान का एक हैवी वाटर रिएक्टर आ गया है जो अंडर कंस्ट्रक्शन था। इजराइल के आईडीएफ के निशाने पर ईरान के सैन्य और परमाणु ठिकानों से लेकर वहां के एयरपोर्ट, सरकारी इमारतें हैं। तो इजराइल के हमलों की जद में ईरान की रिहायशी इलाके भी आ रहे हैं। हालांकि ईरान में फोन इंटरनेट सेवाएं रोक दी गई हैं, इसलिए वहां से ज्यादातर खबरें और तस्वीरें बाहर नहीं आ पा रही हैं। और सबसे बड़ी बात ये सारिका कि दोनों देशों के बीच बढ़ते तनाव के बीच सबकी निगाहें किस पर हैं? अमेरिका पर, और अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप पर। जी बिल्कुल, क्योंकि इस बात पे ही सब कुछ निर्भर करता है कि डोनाल्ड ट्रंप आगे क्या करेंगे। सवाल ये है कि अब ये इस जंग का दायरा क्या बढ़ सकता है इन देशों में। नमस्कार, आज है 19 जून, दिन गुरुवार। ये बीबीसी हिंदी का पॉडकास्ट दिन भर पूरा दिन पूरी खबर है। मेरा नाम है सारिका सिंह और मैं हूँ सुमिरनप्रीत कौर। इसराइल के अस्पताल पर ईरान का मिसाइल हमला, नेतन्याहू बोले कीमत चुकानी होगी। बताएंगे क्या है हमले के बाद इजराइल में हालात। इसराइली सरकार ने इन अस्पतालों को निर्देश दे रखा था कि मरीजों को जहां तक हो सके उन्हें अंडरग्राउंड जो फैसिलिटी है उसमें उनका इलाज किया जाए। ईरान को लेकर क्या है राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का प्लान? क्या हो सकता है उनका अगला कदम? जानेंगे। They do want to come and see us. They want to see me in the White House. That's a big statement, but it's very late. वहाँ के हालात बहुत वर्स्ट हैं, वहाँ के लोगों के लिए भी। वहाँ छोटे छोटे बच्चे हैं, वो भी सफ़र कर रहे हैं। हालात जो है बिगड़ते जा रहे हैं। पहले तो स्टार्ट जो बहुत स्लो था, लेकिन अब जो है वो बहुत हालात खराब होते जा रहे हैं। ये भी बताएंगे ईरान से वापस आए भारतीय छात्रों ने बताया क्या है वहाँ का हाल। लेकिन उससे पहले देश दुनिया का हाल सुनिए सुमिरन से। गजा में सिविल डिफेंसेस एजेंसी का कहना है कि इस्राएली सेना ने खान यूनिस के पास एक चैरिटी सहायता केंद्र के पास इकट्ठा कम से कम 47 लोगों को मार दिया है। इस हमले में 200 से ज्यादा लोग घायल बताए जा रहे हैं। एक प्रत्यक्षदर्शी और एक पत्रकार ने बीबीसी को बताया कि भोजन वितरण के इंतजार में जुटी भीड़ से बस थोड़ी दूर एक इस्राएली ड्रोन ने 2 मिसाइलें दागी और कुछ ही देर बाद इस्राएली सेना के टैंक ने गोला दागा। घटनास्थल पर वर्ल्ड फूड प्रोग्राम का गोदाम और एक रसोई भी है। रूस की अर्थव्यवस्था मंदी के कगार पर है, ये जानकारी रूस के वित्त मंत्री ने दी है। इस समय रूस के सेंट पीटर्सबर्ग में इंटरनेशनल इकोनॉमिक फोरम की बैठक हो रही है और इसी दौरान वित्त मंत्री मैक्सिम रेचेतनिकोव ने कहा कि अब सब कुछ सरकार के फैसलों पर निर्भर करेगा। हालांकि रूस के सेंट्रल बैंक की गवर्नर एल्वीरा नाबियोली ने कहा कि जीडीपी वृद्धि दर में मौजूदा सुस्ती अर्थव्यवस्था में ओवर हीटिंग की वजह से है, लेकिन वित्त मंत्री ने अर्थव्यवस्था में ओवर कूलिंग की चेतावनी दी। शुक्रवार को इकोनॉमिक फोरम को रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन संबोधित करेंगे। अमेरिकी विदेश विभाग ने कहा है कि वो इंटरनेशनल स्टूडेंट वीज़ा के लिए अपॉइंटमेंट शेड्यूल करना फिर से शुरू करेगा। ये भी कहा गया है कि वीज़ा अप्लाई करने वाले स्टूडेंट्स के सोशल मीडिया अकाउंट्स की भी जांच की जाएगी। इसके लिए सभी आवेदकों को अपने सोशल मीडिया प्रोफाइल की प्राइवेसी सेटिंग पब्लिक करनी होगी। अमेरिकी विदेश विभाग की प्रेस रिलीज में कहा गया है कि हम अपनी वीज़ा स्क्रीनिंग में सभी उपलब्ध जानकारियों का इस्तेमाल करते हैं ताकि ऐसे आवेदकों की पहचान की जा सके जिन्हें अमेरिका में प्रवेश करने की मंजूरी नहीं दी जा सकती, खासकर ऐसे लोग जो राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरा हो सकते हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की ओर से पाकिस्तान के सेना प्रमुख जनरल आसिम मुनीर की मुलाकात को भारत के विपक्षी दलों ने भारतीय कूटनीति के लिए एक बड़ा झटका बताया है। कांग्रेस के नेता जयराम रमेश ने कहा कि फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ना तो किसी देश के राष्ट्राध्यक्ष हैं, ना ही किसी सरकार के प्रमुख। इसके बावजूद राष्ट्रपति ट्रंप ने लंच पर आमंत्रित किया और उनकी जमकर तारीफ की। ये वही शख्स हैं जिसके भड़काऊ और आपत्तिजनक बयानों की पृष्ठभूमि में 22 अप्रैल को पहलगांव में बर्बर चरमपंथी हमला हुआ। ये भारतीय कूटनीति के लिए एक बड़ा झटका है। उधर कांग्रेस ने भारत पाकिस्तान के बीच संघर्ष विराम को लेकर एक बयान के जरिए सवाल खड़े किए। कांग्रेस नेता रागिनी नायक ने कहा,
ये सवाल पूछना तो जरूरी है कि ट्रम्प अगर कह रहे हैं आई लव पाकिस्तान, तो ये इस हद तक कहाँ हमारी विदेश नीति पहुंच गई कि वो 13, 14, 15 अब तो अनगिनत बार बोल चुके हैं कि उन्होंने समझौता करवाया और सिंदूर के साथ सौदा हुआ, ट्रेड व्यापार के जरिए कराया। हम ये जरूर पूछेंगे कि अगर सरकार ने स्वयं स्वीकार किया कि चूक हुई थी पहलगाम आतंकी हमले में, तो किसने वो चूक की, कहाँ है वो व्यक्ति। और गुजरात के स्वास्थ्य मंत्री ऋषिकेश पटेल ने बताया है कि अहमदाबाद विमान हादसे में मारे गए 210 मृतकों का डीएनए मैच कर लिया गया है। उन्होंने बताया कि 187 शव उनके परिजनों को सौंप दिए गए हैं। पटेल ने एक्स पर पोस्ट करते हुए बताया कि बाकी बचे शव जल्द ही उनके परिजनों को सौंप दिए जाएंगे। Been moving department since Friday, since the beginning of the war with Iran. ملت ایران در مقابل جنگ تحمیلی. You know, Iran was very close to signing what would have been a very good agreement for them. They do want to come and see us. They want to see me in the White House. That's a big statement. Indian embassy ने हमें बहुत अच्छे से रेस्क्यू किया, so we are very thankful for them. ईरान इजराइल के संघर्ष के लगभग एक हफ्ते हो गए हैं। दोनों देश एक दूसरे पर हमले कर रहे हैं। इसके साथ साथ धमकियों, चेतावनियों और वार पलटवार का दौर भी जारी है। ईरान ने इजराइल के आसपास कई हमले किए हैं और आज सुबह ईरान के हमले की चपेट में इजराइल का एक अस्पताल आया है जिसमें कई लोग घायल हुए हैं। इसराइल का आरोप है कि ईरान ने अपने मिसाइल हमले में अस्पताल को सीधे सीधे निशाना बनाया। इसराइल के प्रधानमंत्री बेन्यामिन नेतन्याहू ने एक्स पर लिखा कि ईरान के तानाशाहों को इसकी पूरी कीमत चुकानी होगी। उन्होंने आगे लिखा कि आज सुबह ईरान के चरमपंथी तानाशाहों ने बेशर्मी से और बेशेरबा के सोरोका अस्पताल पर नागरिक आबादी पर मिसाइलें दागी। इसके बाद चपेट में इजराइल का एक अस्पताल आया है जिसमें कई लोग घायल हुए हैं। लेकिन ईरान ने कहा है कि अस्पताल उनका निशाना नहीं। ईरान की सरकारी मीडिया का कहना है कि आज सुबह ईरान के मिसाइल हमले का टारगेट अस्पताल नहीं था। उनका टारगेट बेशेरबा में सोरोका अस्पताल के बगल में एक सैन्य ठिकाना था। इस्लामिक रिपब्लिक न्यूज़ एजेंसी के मुताबिक हमला इजरायली सेना के कमांड मुख्यालय और गाओ यम टेक्नोलॉजी पार्क में सेना के खुफिया शिविर पर किया गया था। इसराइल की इमरजेंसी सर्विस मैगन डेविड एडोम के मुताबिक ईरान के हमले के बाद 89 लोग घायल हुए हैं। और सरोका मेडिकल सेंटर के डायरेक्टर जनरल शेलोमी केडेस ने कहा है, We've been moving department since Friday, since the beginning of the war with Iran. We've moved all of our unsafe departments. तो शेलोमी कह रहे हैं कि ईरान के साथ जब से संघर्ष शुरू हुआ था तभी से हमने अस्पताल के कई डिपार्टमेंट्स को हटाना शुरू कर दिया था। यहाँ लगभग 600 मरीज हैं इस अस्पताल में और उनमें से ज़्यादातर को पहले ही सुरक्षित जगहों पर रखा गया है। अस्पताल के नीचे भी इलाज की सुविधा है। अब इन हमलों के बाद इसराइल में क्या हालात हैं, इसके बारे में जानने के लिए थोड़ी देर पहले सारिका आपने बात की यरूशलेम में मौजूद वरिष्ठ पत्रकार हरिंद मिश्र से। जी, इजराइल डिफेंस फोर्सेस के एक प्रवक्ता ने बताया कि यहाँ पर आज 3 जगहों पर हमला हुआ है, रमत गान, खुलौन और बेरशेवा के उस अस्पताल में जिसका आपने जिक्र किया, सोरोका अस्पताल। बताया जा रहा है कि कुल 30 बैलिस्टिक मिसाइल जो हैं आज सुबह इसराइल पर गिरे हैं, जिसमें कि 76 लोगों के घायल होने की सूचना है। सोरोका अस्पताल में भी जितने पहले से जो वहां पर मरीज थे जो भर्ती थे, उन्हें वहां से निकाल करके इसराइल के विभिन्न शहरों में जो है वो भेजा गया, अलग अलग अस्पतालों में। वैसे भी आपको बता दूं कि इसराइली जितने भी अस्पताल हैं उनमें तकरीबन हर अस्पताल में अंडरग्राउंड फैसिलिटी है और पहले से ही जो है
इस्राएली सरकार ने इन अस्पतालों को निर्देश दे रखा था कि मरीजों को जहां तक हो सके उन्हें अंडरग्राउंड जो फैसिलिटी है उसमें उनका इलाज किया जाए। इस तरह से अस्पताल पर निशाना साधा गया है और उसके बाद एकदम से इजराइल की तरफ से भी ये बयान आया है कि वहाँ के जो सुप्रीम लीडर हैं ही डजंट हैव एनी राइट टू एग्जिस्ट। तो इस तरह का एक तरह से हार्ड बयान, क्या बिल्कुल इस हमले के बाद अब आर पार के मूड में इजराइल दिख रहा है? जी देखें, रक्षा मंत्री इजराइल कात्स ने ये बयान दिया और उन्होंने कहा है तो पहली बार इजराइल की तरफ से जो है इस तरह का बयान खुल करके आ रहा है कि खामेनाई जो कि स्पिरिचुअल लीडर हैं, जो ईरान के टॉप लीडर हैं, उनके खात्मे की बात की जा रही है। इसके पहले तक जो है इस्राइल कह रहा था कि वो 2 लक्ष्यों को लेकर के आगे बढ़ा है। एक तो उनका परमाणु कार्यक्रम जो है उसको खत्म करना और दूसरी तरफ उनका जो मिसाइल प्रोग्राम है उसको खत्म करना। और लेकिन आज जो बयान आ रहे हैं वो खुल करके खामेनाई के खिलाफ आ रहे हैं। खामेनाई की तुलना जो है वो हिटलर के साथ की गई है और ये कहा जा रहा है कि ये युद्ध अपराध है जो ईरान के तरफ से किया गया है। जिस तरह से अस्पताल पर जहां पर मरीजों का इलाज हो रहा था वहां पर किसी तरह का कोई मिलिट्री फैसिलिटी नहीं था, न तो उसके करीब कोई मिलिट्री फैसिलिटी था। तो ऐसे में ये जो हमला है इसको युद्ध अपराध बताया जा रहा है, वॉर क्राइम बताया जा रहा है और कहा जा रहा है कि इसकी वजह से जो ईरान का जो नेतृत्व है अब उसको भी बचे रहने का जो है कोई अधिकार प्राप्त नहीं है। जिस तरह से वहां पर एरियल डिफेंस सिस्टम को तोड़ दिया गया और वहां पर इस्राएली जो जेट्स हैं वो चारों तरफ आसमान में दिखाई दे रही हैं, उससे साफ जाहिर है कि इस्राएल की तरफ से युद्ध का आगाज तो कब का हो चुका है और ये युद्ध जो है आगे चलेगा। इस बीच वहां के लोगों से जुड़ा मेरा ये सवाल आने वाला था कि वो लोग किस हाल में हैं, क्या कह रहे हैं, उन्हें एहतियात के, बचाव के किस तरह के उपाय बताए जा रहे हैं, या वो इस एक दूसरे की तरफ जो हमले हो रहे हैं उसे लेकर क्या कह रहे हैं? जी देखें, सबसे पहले तो यहाँ जो होम फ्रंट के जो कमांडर हैं उनके तरफ से ये बयान आया है कि आज जितने लोग घायल हुए हैं तकरीबन वो लोग हैं जिन्होंने सुरक्षित घरों का सहारा नहीं लिया, वो वहां पर जाकर के उन्होंने शरण नहीं लिया चेतावनी के बावजूद, ऐसा उनका मानना है। दूसरी बात जो है वो जहां तक समर्थन का सवाल है तो यहाँ पर एक फर्क नजर आ रहा है। यहाँ पर कुछ सर्वेज हुए हैं जिसमें कि ये कहा जा रहा है कि जहां तक यहूदी आबादी का सवाल है तो अभी भी इतनी तकलीफ के बावजूद और यहाँ पर इतने मिसाइल्स गिरने के बावजूद यहूदी आबादी जो है वो सरकार के साथ पूरी तरह से खड़ी नजर आ रही है और उसका ये मानना है कि ईरान के तरफ से जिस तरह के बयान आते रहे, जिस तरह की धमकियां आती रही हैं और ईरान जिस तरह से इसराइल को वाइप आउट करने की बात करता रहा है, यानी कि इसके अस्तित्व को खत्म करने की बात करता रहा है, तो ऐसे में अगर अभी बगैर न्यूक्स के यहाँ पर मिसाइल्स गिर रहे हैं तो अगर न्यूक्स के साथ अगर मिसाइल गिरते हैं तो जाहिर है कि इसराइल का अस्तित्व जो है वो खतरे में आ जाएगा। तो समर्थन जो है वो सरकार को पूरी तरह से यहूदी आबादी का प्राप्त है, लेकिन देखा यह जा रहा है कि जहां तक अरब आबादी का सवाल है और यहाँ पर तकरीबन 20% जो है आबादी अरबों की है इसराइल के अंदर, वहां पर जो है इस आक्रमण के लिए इसराइली जो हमले चल रहे हैं उसके लिए समर्थन काफी कम देखा जा रहा है। तकरीबन 22 से 25% ही सिर्फ अरब आबादी इसके साथ खड़ी नजर आ रही है और उसमें भी आधे लोग ये कह रहे हैं कि इसका टाइमिंग जो है वो सही नहीं है, क्योंकि इसराइल जिस तरह से बाकी फ्रंट्स पे जिस तरह का उसका सामना है जंग का, उसके मद्देनजर ये समय सही नहीं है ईरान पर हमला करने के लिए। इजराइल ईरान संघर्ष के बीच इजराइल में क्या हालात है, बता रहे थे यरूशलेम में मौजूद पत्रकार हरेंद्र मिश्रा। और इस बीच हमले दोनों ओर से जारी हैं। ईरान के हमले की जद में जहां इजराइल का एक अस्पताल आया है, वहीं इजराइल के हमले में ईरान का एक हैवी वाटर रिएक्टर आ गया है जो अंडर कंस्ट्रक्शन था। इजराइल के आईडीएफ के निशाने पर ईरान के सैन्य और परमाणु ठिकानों से लेकर वहां के एयरपोर्ट, सरकारी इमारतें हैं। तो इजराइल के हमलों की जद में ईरान के रिहायशी इलाके भी आ रहे हैं। हालांकि ईरान में फ़ोन, इंटरनेट सेवाएं रोक दी गई हैं, इसीलिए वहां से ज़्यादातर खबरें और तस्वीरें बाहर नहीं आ पा रही हैं। और सबसे बड़ी बात ये सिमरन कि दोनों देशों के बीच बढ़ते तनाव के बीच सबकी निगाहें किस पर हैं? अमेरिका पर, और अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप पर। जी बिल्कुल, क्योंकि इस बात पे ही सब कुछ निर्भर करता है कि डोनाल्ड ट्रंप आगे क्या करेंगे। सवाल ये है कि अब इस जंग का दायरा क्या बढ़ सकता है? इन देशों में
अमेरिकी सेना का जो इन्वॉल्वमेंट है क्या वो बढ़ सकता है, क्योंकि अमेरिका ईरान पर हमले के बारे में सोच रहा है, ऐसा राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप भी एक बयान दे चुके हैं और कह चुके हैं कि वी माइट और वी माइट नॉट, और हो सकता है कि ये जगह राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के निशाने पर हो। और अमेरिका में बीबीसी के सहयोगी CBS ने खबर दी है कि ट्रंप ने ईरान में हमले का जो प्लान है उसे उन्होंने मंजूरी दे दी है। हालांकि उन्होंने हमले का आदेश नहीं दिया है। अगर ईरान परमाणु कार्यक्रम हमेशा के लिए बंद कर देता है तो वो हमला नहीं करेगा। ओवल ऑफिस में राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा था कि अभी भी ईरान के समझौते की संभावनाएं बनी हुई हैं। You know, Iran was very close to signing what would have been a very good agreement for them. And maybe that... तो डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं ईरान उस समझौते पर साइन करने के बहुत करीब पहुंच चुका था जो उसके लिए एक बहुत अच्छा समझौता होता। मुझे लगता है कि ये अभी भी हो सकता है। वो हमसे मिलना चाहते हैं, वो व्हाइट हाउस में मुझसे मिलना चाहते हैं। ये बड़ी बात है, मगर इसमें अब देर हो चुकी है। और इस बीच हालांकि ऐसा नहीं है कि परमाणु समझौते को लेकर बात नहीं हो रही है, लेकिन अमेरिका नहीं मिल रहा है। सुमिरन, कौन मिल रहा है हम इस बारे में भी बताएंगे। लेकिन जब ट्रंप ने ये कहा तो ईरान की भी प्रतिक्रिया आई। ईरान के राष्ट्रपति इब्राहिम रईसी ने देश को संबोधित करते हुए कहा कि पूरा सरकारी अमला ईरान के लोगों के लिए काम कर रहा है। सरकार के तमाम मंत्री, एजेंसियां, संसाधन सब कुछ लगे हुए हैं ईरान के लोगों के लिए। ईरान के उप विदेश मंत्री ने राष्ट्रपति ट्रंप को चेतावनी दे दी इस बीच कि अगर अमेरिका ने इजराइल का इस संघर्ष में साथ दिया तो ईरान के पास कोई विकल्प नहीं रह जाएगा, बजाय इसके कि वो हमला करने वालों को सबक सिखाए। यूएन में ईरान के प्रतिनिधि अली बाहरेनी ने कहा, We believe that the aggression made by Israel against Iran. अली बहरेनी कह रहे हैं, हम मानते हैं कि शुरू ही में ही ईरान को लेकर इजराइल जो आक्रामकता दिखा रहा है उसे अमेरिका की सहमति मिली हुई है। अमेरिका शुरू से ही इस अपराध में शामिल है, लेकिन हम जवाबी कार्रवाई अपने आकलन के मुताबिक करेंगे। इसीलिए अगर अमेरिका भी ईरान के खिलाफ जारी हमलों में शामिल होता है, उसको सटीक जवाब दिया जाएगा। ईरान अपनी अखंडता, अपने नागरिकों और अपने देश की सुरक्षा में किसी तरह की कोताही नहीं बरतेगा, क्योंकि हम जो कर रहे हैं वो अंतर्राष्ट्रीय कानून और मानवता को बचाने के लिए हैं। हमारी सेनाएं अमेरिका की गतिविधियों पर नजर बनाए हुए हैं और हमने अमेरिका के लिए रेड लाइन तय कर दी है। अगर अमेरिका उसे पार करेगा तो उसे जवाब मिलेगा। तो फिलहाल तनाव कम होने के कोई संकेत नहीं दे रहे हैं। ऐसे में अगर ट्रंप ने अमेरिकी सेनाओं को सीधे जंग में उतारने का फैसला लिया तो क्या हालात और बिगड़ सकते हैं? बीबीसी संवाददाता ह्यूगो बशेगा और जानकारी दे रहे हैं। You know, a very dangerous moment here in the Middle East in which we could see a major regional... तो ह्यूगो बशेगा कह रहे हैं ये मिडिल ईस्ट के लिए बेहद खतरनाक वक्त है। अगर अमेरिका इसमें सीधे शामिल होता है तो इस इलाके में बड़ी जंग छिड़ सकती है। इसराइल कह रहा है कि उसका अभियान ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम को नुकसान पहुंचाने के लिए है। वहीं ईरान का कहना है कि ये हमला आक्रामक है और उसे अपना बचाव करने का अधिकार है। ईरान ये भी धमकी दे चुका है कि अगर अमेरिका इसमें सीधे शामिल हुआ तो वो अमेरिका के सैन्य ठिकानों को निशाना बनाएगा। ऐसे में पूरे क्षेत्र में बड़ा टकराव शुरू हो सकता है और यही अंदेशा पूरी दुनिया को है सुमिरन। और सवाल ये भी है कि अमेरिका अगर शामिल हो जाता है, डोनाल्ड ट्रंप शामिल हो जाते हैं, और आपको याद होगा सुमिरन, राष्ट्रपति ट्रंप ने वादा किया था कि वो किसी और की जंग में शामिल नहीं होंगे, तो वो किस बिना पर इस जंग में शामिल होंगे? और जैसी कि खबरें आ रही हैं, अंदर भी जो व्हाइट हाउस के अंदर की राजनीति है और अमेरिका की जो राजनीति है उसमें हर कोई ट्रंप का साथ नहीं दे रहा है। तो फिर क्या अमेरिका में ट्रंप को राजनीतिक समर्थन मिलेगा? जी बिल्कुल, यही सवाल मैंने किए जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी में सेंटर फॉर कनाडा, अमेरिका और लैटिन अमेरिका स्टडीज में एसोसिएट प्रोफेसर अंशु जोशी से। देखिए, जो ये पूरा एक ईरान और इजराइल के बीच युद्ध जिस तरह से और घमासान रूप इख्तियार करता जा रहा है, उसमें फिर ट्रंप का ये बयान आना कि पहले तो इस प्रकार के वक्तव्य दिए गए थे कि अब ईरान के सुप्रीम लीडर को बख्शा नहीं जाएगा। अब ट्रंप की तरफ से थोड़े बदले हुए से बयान आ रहे हैं कि आई मे और मे नॉट डू इट। तो किसी भी युद्ध में अपने देश को एक्टिवली पार्टिसिपेट कराना, उसके पीछे के बहुत सारे रेपरकशंस होते हैं। तो मुझे लगता है कि अमेरिका या ट्रंप को अगर हम देखें तो अभी वो ऑप्शंस को अपने वे कर रहे हैं, तौल रहे हैं कि यदि युद्ध में सीधे सीधे कूदते हैं तो उसके क्या परिणाम उनके देश को, देशवासियों को उठाने पड़ सकते हैं। और इसीलिए इस प्रकार का वक्तव्य अब आया है। तो ये देखना आगे बड़ा एक इंटरेस्टिंग भी रहेगा और एक एक्सक्लेमेशन मार्क भी है, क्योंकि अगर हम बायलैटरली देखें तो ईरान और अमेरिका के बीच की जो दुश्मनी है, विशेष करके हम जब न्यूक्लियर कैपेबिलिटीज की दृष्टि से देखते हैं तो वो दशकों से चली आ रही है
और बीच बीच में इस प्रकार के कुछ, जैसे 1957 में एक अग्रीमेंट कराया गया था तत्कालीन राष्ट्रपति आइजनहावर के नेतृत्व में, जिसमें ये प्रयास था कि ईरान न्यूक्लियर वेपन्स बनाने की दिशा में ना बढ़े, और कुछ रिएक्टर्स भी दिए गए थे। उसके बाद से लगातार हमने देखा कि कैसे 79 की क्रांति के बाद जब यहाँ नेतृत्व बदला तो किस प्रकार से स्थितियां लगातार बदलती गई। तो खोमेनी के समय फिर भी उनका एक रिलीजियस एंगल था कि वो न्यूक्लियर बॉम्ब नहीं बनाना चाहते थे, लेकिन जब 89 के बाद, उनकी डेथ के बाद जब खामेनेई आए तो उन्होंने बिल्कुल एक यू टर्न ईरान की न्यूक्लियर पॉलिसी की दृष्टि से लिया, और इसी के बाद से फिर हम देखते हैं कि लगातार जो अमेरिका का नेतृत्व रहा है, चाहे ट्रंप या उनके पहले के जो राष्ट्रपति हैं, तो ईरान की तरफ एक हमेशा बिल्कुल टेढ़ी रही। पर अभी यदि हम वर्तमान युद्ध की बात करें तो वो आसपास के जितने भी ऑप्शंस हैं, जो देश इन्वॉल्व हैं, इजराइल अभी क्या कर रहा है, इजराइल लगातार अपने अटैक्स को इंटेंसिफाई कर रहा है, तो उसको देखते हुए मुझे लगता है कि ट्रंप किसी प्रकार का डिसीजन लेंगे। जी, तो यही मेरा सवाल है कि अगर वो डिसीजन लेते हैं और अगर एक पॉसिबिलिटी बनती है कि वो अपने आप को इस संघर्ष में इन्वॉल्व करते हैं, अमेरिका इसमें डायरेक्टली इन्वॉल्व होता है, तो अपने राजनीति को वो कैसे संभालेंगे अगर उन्हें समर्थन उतना नहीं मिलता? तो बहुत अच्छा प्रश्न आपने ये पूछा है, क्योंकि हम इस बात को जान ले, समझ लें, क्योंकि ट्रंप इस बार जब राष्ट्रपति बन के आए और उनके इस बार की विदेश नीति के रोड मैप को जब मार्को रूबियो ने रखा पार्लियामेंट के सामने, तो धीरे धीरे हमने देखा कि कैसे बड़े चौंकाने वाले अनाउंसमेंट्स ट्रंप ने किए, जैसे कि अमेरिका की WHO और इस प्रकार की जो अन्य एजेंसीज थी, उनको जो अभी तक अमेरिका आर्थिक सहायता प्रदान करता था, उससे ट्रंप ने अपने कदम पीछे खींच लिए। तो ये इस बात की ओर इंगित करता है कि वो रीचैनलाइज करना चाहते हैं वो सारा पैसा जो वो बाह्य ऑर्गेनाइजेशंस को या देशों को भी सहायता के रूप में पहुंचा रहे हैं, उसको वो अपने देशवासियों की ओर मोड़ना चाहते हैं, क्योंकि वो एक तरफ मेक अमेरिका ग्रेट अगेन के मिशन पर चल रहे हैं और इसी पर उनकी जो विदेश नीति है वो इस बार आधारित है। तो यदि हम इस दृष्टि से देखें तो पैराडॉक्स होगा अगर अमेरिका सीधे सीधे युद्ध में कूदता है, क्योंकि हर मिसाइल की, हर एयरक्राफ्ट को जब आप इस्तेमाल में लाते हैं, उसकी यदि अपने सैनिकों को धरती पर आप यदि युद्ध के लिए भेजते हैं तो उसकी एक कीमत होती है, और वो फिर हम जानते हैं कि वो कीमत किन आंकड़ों में जाती है, और इसका जो दंश है, इसका जो परिणाम है, वो तो फिर देश की अर्थव्यवस्था को और लोगों को उठाना पड़ता है। कोई भी देश जब युद्ध में जाता है तो हम जानते हैं कि उसकी आर्थिक परिस्थितियों में किस प्रकार का एक नकारात्मक परिणाम आ सकता है। तो मुझे लगता है कि पहले ही अमेरिका के लिए आर्थिक चुनौतियां बनी हुई हैं, जिनका सोल्यूशन ट्रंप ढूंढ रहे हैं। इसी बीच यदि सीधे सीधे अमेरिका इस युद्ध में कूद जाता है तो निश्चित तौर पर इसके आर्थिक परिणाम भी होंगे और इसके राजनीतिक परिणाम भी होंगे, क्योंकि यदि जनता का समर्थन नहीं है, यदि अमेरिका की जनता इस युद्ध में सीधे सीधे नहीं जाना चाहती, विपक्ष यदि साथ नहीं दे रहा है और ट्रंप यदि तब इस युद्ध में इन्वॉल्व होते हैं सीधे सीधे, तो फिर निश्चित तौर पर अपने ही देश में उनको समर्थन नहीं मिलेगा, छवि खराब होगी, और इससे फिर आगे उनको और उनकी पार्टी दोनों को आर्थिक जो देश को नुकसान होगा वो तो होगा ही, राजनीतिक नुकसान और सामाजिक नुकसान भी होगा। लेकिन इजराइल कह रहा है कि वो ईरान के परमाणु ढांचे को निशाना बना रहा है। सुमिरन, अब वैसा ही एक परमाणु ढांचा जो ईरान का एक साइट फोर्दो है, जो पहाड़ में जमीन के नीचे है जी, और अगर इसको निशाना बनाना है तो फिर उसके लिए एक ताकतवर बम की बात हो रही है, वो है बंकर बस्टिंग बम, जो सिर्फ अमेरिका के पास है। डायरेक्ट अमेरिका कूदा तो नहीं है इस जंग में, लेकिन ये बम उसके पास है और उसने अभी तक इजराइल को नहीं दिया है। अमेरिका की सरकार के मुताबिक GBU-57AB एक खतरनाक हथियार है जो गहराई में जो बंकर हैं उन पर निशाना साधता है। ये क्या है? जी, यही सवाल मैंने पूछा एसोसिएट प्रोफेसर अंशु जोशी से, जिन्होंने बताया कि कितना ताकतवर है ये बम। अमेरिका के पास जो ये बंकर बॉम्ब है, ये तो पॉपुलर नाम है, इसका टेक्निकल नाम GBU-57 मैसिव ऑर्डिनेंस पेनिट्रेटर है, जो कि MOP कहलाता है। 13,000 किलोग्राम से ज्यादा का इसका वजन है और इसका जो एक्सप्लोजिव पेलोड होता है वो लगभग 3,000 किलो, 2,500 से 3,000 किलो के बीच में होता है। बहुत बड़ा डिस्ट्रक्टर है ये, क्योंकि ये बहुत बड़ी मात्रा में एक्सप्लोजिव पेलोड को कैरी कर सकता है। बहुत हाई परफॉर्मेंस स्टील अलॉय से ये बना हुआ है, इसकी वजह से ये बहुत नीचे तक इंटरसेक्ट कर सकता है और हार्ड मटेरियल्स जैसे कि चट्टाने हो या पहाड़ हो, कंक्रीट हो, इनको भेदता हुआ ये अपने लक्ष्य तक जा सकता है। कि जो एक्सप्लोजिव्स लगे हुए हैं इसमें, वो 6,000 पाउंड्स के एक्सप्लोजिव्स लगे हुए हैं। तो हालांकि तनाव कम करने की कोशिशें भी हो रही हैं सुमिरन। ईरान से बातचीत की कोशिश के तहत कल ईरान यूनाइटेड नेशंस सिक्योरिटी काउंसिल में एक
इमरजेंसी बैठक बुलाई गई है और यूरोपीय देशों के विदेश मंत्री जिनेवा में ईरान के अधिकारियों से मिलेंगे और युद्ध खत्म करने की एक कोशिश होगी। इसके अलावा कोशिशें और भी बहुत सारी हो रही है। कूटनीति का दौर जारी है। रूस के राष्ट्रपति पुतिन और चीन के राष्ट्रपति ने कहा है, इसकी निंदा की है। और इसके अलावा ईरान के विदेश मंत्रालय ने कहा है कि पाकिस्तानी विदेश मंत्री इसहाक डार से उनकी एक बातचीत हुई है। तो ये तमाम बातें भी चल रही हैं। दिन की बड़ी खबर, चाहे भारत में हो या दुनिया में कहीं और, जो हुआ केवल वही नहीं, ऐसा क्यों हुआ, जानिए वो भी। खबर के आगे क्या है, खबर की परतों के बीच क्या छिपा है, पहले समझे फिर समझाएं। बीबीसी हिंदी का न्यूज पॉडकास्ट, दिन भर, पूरा दिन, पूरी खबर। हमारी खबरों को पढ़ें bbchehindy.com पर। आप हमें व्हाट्सएप, इंस्टा और यूट्यूब पर भी फॉलो कर सकते हैं। और ईरान इजराइल के बीच जो तनाव चल रहा है, भारत से लगभग 3000 किलोमीटर की दूरी पर है ईरान। वहाँ जो कुछ भी चल रहा है उसका असर भारत पर क्या होगा, इस पर तो सबकी नज़र है। लेकिन फिलहाल वहाँ रह रहे भारतीयों की सुरक्षित वापसी की कोशिश के तहत भारत सरकार ने ऑपरेशन सिंधु शुरू किया है और 110 छात्र और छात्राओं को वहाँ से आज सुरक्षित निकाला भी गया है। अर्मीनिया के स्थित अधिकारियों की निगरानी में वो पहुंचे थे अर्मीनिया, और वहाँ से विशेष उड़ान के जरिए जब वो यहाँ आए तो उन्होंने क्या बताया वो सुनते हैं। हमने मिसाइल्स को देखा जो इजराइल से लॉन्च हो रही थी, वो देखा हमने इंटरसेप्ट करते हुए। ईरान का डिफेंस सिस्टम उनको इंटरसेप्ट कर रहा था एंड दैट वाज वेरी टेरिफाइंग फॉर अस टू सी दैट ऑल हैपनिंग देयर। वहाँ के हालात बहुत वर्स्ट हैं, वहाँ के लोगों के लिए भी। वहाँ छोटे छोटे बच्चे हैं, वो भी सफ़र कर रहे हैं। हालात जो है बिगड़ते जा रहे हैं। पहले तो स्टार्ट जो वेरी स्लो था, लेकिन अब जो है वो बहुत हालात ख़राब होते जा रहे हैं। मोस्टली जो तेहरान में है, जो कैपिटल है, वहाँ पे बहुत ज़्यादा हालात ख़राब है। वहाँ से जो है सबको निकाला जा रहा है। इंडियन स्टूडेंट जो हैं वो सारे वहाँ से निकल रहे हैं और बाकी यूनिवर्सिटी में जो भी बच्चे थे वो निकल रहे हैं। जब हम उर्मिया से निकले तो उधर हालत उतने ख़राब नहीं थे। हमें डॉम के सामने से, विंडो के सामने से मिसाइल्स जाती हुई दिखती थी। बस एक इंसिडेंट मुझे याद है जो हुआ था कि हमारे 3 बजे रात को हमारे डॉम के ऊपर से एक मिसाइल निकली थी तो हमारी पूरी विंडो हिल गई थी। हमें बहुत अच्छा लग रहा है, हम वापस आए आज और बहुत खुशी है कि उन्होंने, इंडियन एम्बेसी ने हमें बहुत अच्छे से रेस्क्यू किया। सो वी आर वेरी थैंकफुल फॉर देम। तो सारिका, और भी कोशिशें आगे होती रहेंगी। मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर एक्सटर्नल अफेयर्स वर्धन सिंह ने आज बताया कि और भी विमान हैं जो स्टूडेंट्स को वापस लाने की कोशिश करेंगे। तुर्कमेनिस्तान से भी लोगों को वापस लाया जाएगा जी। और अब बात बीबीसी की एक खास पेशकश की। एक यंग पंजाबी रैपर ने म्यूजिक की दुनिया में धूम मचा दी है। ये है साल 2017। People are going crazy. Like, who is this guy? Who is this Sidhu guy? He's a bad boy lyricist. He's an amazing performer, and he is none other than Sidhu Moosewala. वो अब तक के सबसे इन्फ्लुएंशियल इंडियन हिप हॉप आर्टिस्ट में से एक बनने जा रहे हैं। मैं जब भी उनके साथ स्टेज पर परफॉर्म करता था, वो जादुई पल होता था। सिद्धू मूसेवाला पंजाबियों की एक पूरी पीढ़ी की आवाज हैं। He has huge fan following, you know, an international icon. लेकिन वो कभी ये नहीं भूलते कि वो आए कहाँ से हैं, उनकी जड़ें कहाँ हैं। ਸਾਡੇ ਲਈ ਤਾਂ ਸਵਰਗਾ ਵਰਗਾ ਪਿੰਡ ਮੇਰੇ ਲਈ ਤਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਵਧੀਆ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਜੇ ਦੁਨੀਆ ਦੀ स्वर्ग होगी प्लेस तो वो होगी। मेरे लिए तो मेरा गांव जन्नत की तरह है। मैं चाहता हूँ कि मैं जहाँ भी जाऊँ मेरे गांव का नाम मेरे साथ चले। मैं और सिद्धू इतने ज़्यादा क्लोज थे उस टाइम पे कि हम दोनों एक दूसरे से हमारी पर्सनल लाइफ की सभी बातें शेयर करते थे। His music, it was crazy. उसका म्यूजिक पागल कर देने वाला था। उसका संगीत घमासान मचाने वाला था। वो अपने गीतों में ऐसे विषयों को उठाता था जो कई लोगों की नज़र में पंजाब के बुनियादी मुद्दे थे। सिद्धू मूसेवाला जब अपनी शोहरत की बुलंदी पर थे, Got some breaking news that's coming in right now. Firing on Punjabi singer Shubdeep Sidhu. तभी उनकी हत्या कर दी गई। Sidhu Moosewala was shot dead by attackers. He could not survive that attack. It is riddled with bullets. Multiple rounds seem to have been fired at. जब मुझे न्यूज़ मिली सिद्धू इज नो मोर,
मैं बिल्कुल ही शॉक में चला गया, एकदम रिएक्शन में मैं रोया एट द स्पॉट। It was kind of like an earthquake and everybody felt it. शायद ही कोई आंखें होंगी जो उस दिन नम ना हो, शायद ही कोई होगा जो उस दिन रो ना रहा हो। लेकिन सिद्धू मूसेवाले को कौन मारना चाहेगा और क्यों? It was not even my wildest of dreams that they could go to that extent and get Sidhu Moosewala. मैं हूँ इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट इशलीन कौर और मैं पिछले 2 सालों से इन्हीं सवालों के जवाब खोजने की कोशिश कर रही हूँ। मैं हूँ विदित मेहरा, एक ब्रॉडकास्टर। हमारी पड़ताल हमें एक अंधेरी और खतरनाक दुनिया में ले जाती है। कड़ी दर कड़ी जोड़ते हुए हम इस इन्वेस्टिगेशन में उन लोगों तक पहुंचने की कोशिश करेंगे जिनका दावा है कि पंजाब में दशकों बाद हुए इस बड़े हत्याकांड के पीछे वो हैं। I knew his voice. I knew मैं उसकी आवाज पहचानता था, इसलिए मैं कहीं न कहीं जानता था कि ये वही है जो कॉल कर रहा था। ये कहानी है शोहरत, ताकत और बदले की, जिसकी भारत की सीमाओं से परे भी सुनाई देती है गूंज। ये एक ऐसा मर्डर है जिसके बारे में बातें होती रहेंगी और पंजाब इसको इतनी इजीली भुला नहीं पाएगा। ग्लोबल क्रिमिनल अंडरवर्ल्ड पर बीबीसी की पड़ताल, द किलिंग कॉल, सिद्धू मूसेवाला, वो हत्याकांड जिसने भारत को हिला दिया। ये है बीबीसी इन्वेस्टिगेशन, एक गहरी पड़ताल। बीबीसी हिंदी, एप्पल, स्पॉटिफाई, जियो सावन और गाना, सारे पॉडकास्ट प्लेटफॉर्म्स पर द किलिंग कॉल। और द किलिंग कॉल के सारे 5 एपिसोड्स आप सुन सकते हैं बीबीसी हिंदी के सोशल प्लेटफॉर्म्स पर। और अब पॉडकास्ट में वक्त आ गया है कि हम आपसे विदा लें। आज इतना ही। अब आपसे अगली मुलाकात होगी कल यानी शुक्रवार को। तब तक के लिए खबरों के लिए जुड़े रहिए बीबीसी हिंदी की वेबसाइट से। हमारा यूट्यूब, फेसबुक पेज भी आपके साथ है। आज तकनीकी पक्ष संभाला पॉडकास्ट का अजीत सारथी ने। मुझे और सारिका सिंह को दीजिए इजाजत। नमस्कार।